दादा धर्माधिकारी जी की 125वीं जन्म जयंती पर आप सभी को अनेक बधाइयाँ देते हैं। एक दिव्य व्यक्तित्व की भव्य स्मृति में आयोजित आज के समारोह में आप सभी अतिथिगण, माननीय न्यायाधीशगण ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पद्मश्री, पद्म विभूषण, नागपुर विश्वविद्यालय की डीलिट आदि उपाधियों को भी स्वीकार करने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया था। चिंतन, मनन, लेखन को अपने जीवन में आदर्श स्थान देकर दादा धर्माधिकारी जी ने विशिष्टता से सदैव हमें आप सभी को बताते हुए बहुत गर्व है कि दादा धर्माधिकारी जी, जिन्हें अपनी मातृभाषा मराठी के अलावा गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन और अन्य कुछ विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान था। कोई भी जुलूस, शोक सभा या स्मारक बिल्कुल न हो। जीवन के अंतिम क्षणों तक गहन सहजता, सरलता के पालन करता दादा धर्माधिकारी जी अपनी इसी विनम्रता से दादा धर्माधिकारी से आचार्य दादा धर्माधिकारी के रूप में पूजनीय हुए और आज हम सभी बड़ी श्रद्धा और सम्मान से आचार्य दादा धर्माधिकारी जी की 125वीं जयंती समारोह पूर्वक मना रहे हैं। इस दिव्य शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मंगल ध्वनियाँ। बोलिए ताप्ती मैया की, ताप्ती मैया की। अंग्रेजी के द्वारा अधिक विशद और व्यापक संस्कार मिले। फलस्वरूप मेरे चित्त में भौगोलिक सीमाओं से कहीं अधिक व्यापक मानवीय प्रेम जागृत हुआ। दादा कहते हैं, मुझे मनुष्य प्रिय है, इसलिए मनुष्यों की सारी भाषाएं प्रिय हैं। आरंभ से ही दादा की वैचारिक प्रक्रिया में स्पष्टता और गहराई दिखाई देती है। एक प्रसंग का जिक्र अवश्य करना चाहिए। जब दादा हॉस्टल में थे तब वहां के सुप्रीम गांव है तो दूसरी हाथ में गीता है, यह तुम्हें मालूम है? दादा ने स्पष्ट ही कह दिया कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। यौवन अवस्था से ही दादा के अंदर क्रांति के बीज दिखाई देते थे, किंतु वे हिंसक क्रांति के हिमायती नहीं थे। उनके विचार में अहिंसा केंद्र स्थान पर थी। दादा का यौवन काल नदी की धारा जैसा तेज था, किंतु उसमें अनुशासन था। नदी दोनों किनारों को तृप्त करती है, केवल अकेली आगे नहीं बढ़ती, अपने साथ कई जीवन को समृद्ध करती है। जब किसी को मुसीबत होती है या दिक्कत होती है तो फैल गई है, उसके बारे में बचपन से ही मेरे मन में कसक रही। उससे भी ज्यादा गांधी को यह क्षमता अखरती है। दादा गांधी जी के विचार से प्रभावित होते रहे। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिया था। दादा कॉलेज छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु गांधी जी का एक संपूर्ण जीवन उन्होंने इसके लिए समर्पित कर दिया था कि प्रजातंत्र प्राप्त करने के बाद में छोटे से छोटा आदमी सबसे निम्न कक्षा सबके ज्ञान प्रतिष्ठा पूर्ण भूमिका रखे और उसकी प्रतिष्ठा देश में कायम करे। राजा का राज्य न होकर प्रजा का राज्य होने वाला है। इसी भावना से उन्होंने कार्य किया, अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। मनुष्य जन्म की मुख्य जानकारी संस्था या संगठन की कार्य क्षमता और शक्ति का प्राण होता है। बिना अनुशासन के कोई भी संस्था जी नहीं सकती। मनुष्य के जीवन में एक दिन ऐसा आना चाहिए जब वह सभी सदस्यताओं से मुक्त हो जाए। जिस दिन दादा के 60 साल पूरे हुए, जिन संस्थाओं से दादा जुड़े थे उन सभी जगहों से मुक्त हो गए। एक अदना सामान्य मनुष्य बन गए। शांत स्वरूप नदी जैसे समुद्र में मिलती है और अपने को समर्पित कर देती है, वैसे दादा भी मानो एक नदी की तरह अपने को विलीन कर रहे थे। विलीन होते दादा खुद समुद्र बन गए थे। भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, एक दिन हम लहरें इनकी छिटकी हुई बूंदों को भी मोतियों की तरह बीनते फिरेंगे। भवानी प्रसाद जी के शब्द सही साबित हुए। बाद के दिनों में
दादा की विचार सृष्टि इस तरह फैली कि कई लोग उनसे प्रेरित हुए। जैसे नदी को समुद्र मिलन की ललक होती है, किंतु उसमें समुद्र का निराभिमान ही है जो नदी को अपनी ओर खींचता है। अगर समुद्र कहीं पर्वत पर जाकर सीना तान कर बैठा रहता तो नदी उसके पास नहीं आती। दादा के पास लोग आने लगे, दादा का साहित्य पढ़ने लगे। उनमें दादा का निखालस और निराभिमान व्यक्तित्व झलक रहा था। उसकी विद्वत्ता का कभी पूछा अपने साथ उन्होंने जोया नहीं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में दादा ने अपनी डायरी में लिखा, जहां मेरी मृत्यु हो वहीं या नजदीक किसी जगह शरीर का दहन किया जाए। बिजली से दहन की व्यवस्था हो तो वहीं दहन हो। शव को कंधे पर न ढोया जाए, शव का जुलूस न हो, स्मशान में भाषण वगैरह न हो। शव को किसी विशेष जगह न ले जाया जाए जहां मरण उसी के आसपास दहन। बाहर से किसी को बुलाया न जाए। दहन में चंदन कपूर घी का उपयोग न हो। किसी भी तरह का स्मारक न हो। शोक सभाएं न की जाए। ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो जैसे गांधी के बारे में आइंस्टाइन ने कहा, आने वाले पीढ़ी विश्वास करने में दिक्कत होगा। आने वाले पीढ़ी को, the generations to come will find it difficult to believe। ऐसा कहा उन्होंने, आने वाली पीढ़ी को ये समझने में कठिनाई होगी। ऐसे भी लोग जीते थे इस दुनिया में, सब होते हुए भी चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, कोई भी पद ले सकते थे, कहीं भी बैठ सकते थे। गांधी के नज़दीक, नेहरू के नज़दीक, जयप्रकाश जी के नज़दीक क्या नहीं हो सकता था। तो पद से मुक्त रहना कोई बहुत साधारण बात नहीं। सारी संभावनाओं के बाद नहीं है तो अलग बात है, लेकिन सारी संभावनाओं के बाद भी कोई पद से मुक्त रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बड़ा संदेश है दादा के बारे में। अक्सर लोग उनको डिस्क्राइब करते हैं, समवन हु इज नॉट अटैच्ड टू पावर, डिसअटैच होके, डिटैच होके काम करते हैं। दूसरा, उनको डिस्क्राइब करते हैं कि वे जरूर वो कहते हैं कि मैं गांधी से, विनोबा से, जय कृष्णमूर्ति से प्रेरणा ली। लेकिन हमको सबको पता है कि गांधी, विनोबा, जयप्रकाश सब जब दुविधा में पड़ते थे इन्हीं से पूछते थे। See, when they were in doubt, किसके काम करने वाला हूँ? जय कृष्णमूर्ति से, विनोबा से, गांधी से। लेकिन हमको सबको पता है कि ये सब लोग दादा से सलाह लेते थे अपने काम को आगे बढ़ाने की। तो मेरी मुलाकात दादा से भी बचपन में हुई, क्योंकि तब तो नहीं समझ में आता था दादा क्या कह रहे। दादा हुआ और सब डाकुओं को, चमन घाटी के मध्य प्रदेश का डाकू समर्पण होने के बाद उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का होना बाकी है। तो भी तनाव था कि उत्तर प्रदेश का कब होगा, राजस्थान का कब होगा। जब तक सब लोग समर्पण नहीं करेंगे चंबल घाटी में शांति नहीं आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के समर्पण के बाद जब सब जेल चले गए, डिमांड हो रहा है कि जेल में उनका केस ठीक चलना चाहिए, डिमांड हो रहा है कि उनके बच्चों का पढ़ाई ठीक होना चाहिए, डिमांड हो रहा है कि सारे परिवार को ज़मीन मिलना चाहिए। वो सब शर्त का भाग है। और डिमांड ये भी हो रहा है कि बाहर जो दुश्मन है, जो तथाकथित दुश्मन है, जो उनको बाद में मार सकते हैं, उनको समझाना चाहिए। ऐसे माहौल में, इतने टेंशन के माहौल में सुब्बराव जी ने कहा कि अब तो इसको समझना हो तो दादा को बुलाना पड़ेगा। तो फिर दादा को आमंत्रित किया। दादा हमारे साथ एक सप्ताह रहे। एक सप्ताह जोरा आश्रम में डाकुओं के समर्पण के बाद रहे और एक एक बात को समझाने लगे। क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता लोग तो थे ही, लेकिन गांव के लोग भी आते थे, बड़ी संख्या में आते थे दादा को सुनने के लिए। तो एक एक बिंदु को समझाने लगे। तो एक सवाल वो बराबर पूछते थे, मुझे याद है कि वो पूछते थे कि क्या अहिंसा पर तुम्हारा विश्वास है? ये सब ठीक है, तुमने बंदूक डाल दिया, डाकू जेल चला गया, ये सब कहानी तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कितने लोगों को सही में अहिंसा पर विश्वास है? और वो कहानी सुनाते थे। कहानी क्या है कि दादा को ले गए पंजाब में, पंजाब में एक सभा में दादा से कहा कि दादा आप अहिंसा पर बात करेंगे।
तो अहिंसा पर बात करने के लिए दादा को खड़ा किया और संचालन करने वाले ने देखा कि सभा में थोड़ा बहुत हलचल है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, अशांति है। तो संचालन करने वाले ने कहा कि अगर आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो मैं पुलिस को कहूँगा कि आकर शांति कायम करें। तो दादा ने कि हम प्रार्थना में कहते हैं ना कि बिना श्रम खाएं चोर कहाएं। तो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात वो रेवोल्यूशन का बात है। इट्स अ रेवोल्यूशनरी माइंड दैट सेज लोग मुफ्त में नहीं खाना, मेहनत करके खाना। तो रेवोल्यूशन का एक भाग है डिग्निटी ऑफ लेबर। तो इसलिए महात्मा अपना व्यक्तित्व को खुद तलाशो। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। ये हमारे स्कूल में कॉलेज में नहीं सिखाते क्योंकि वो दूसरे केमिस्ट्री और इसमें चला जाता पूरा समय। लेकिन अपने थिंकिंग को डेवलप करना, एक स्वतंत्र रूप से सोचना सीखना, दूसरों के सोच को लेके उस पर बात करने के बदले व्हाई कांट यू डेवलप योर ओन थिंकिंग। इसलिए दादा का एक बहुत बड़ा एरिया रहा है कि थिंकिंग को कैसे डेवलप करें, कि दूसरे आइडियोलॉजी के बारे में चर्चा करके समय बर्बाद करने के बदले, आइडियोलॉजी में फैनेटिक्स होने के बदले और धर्म में फैनेटिक्स होने के बदले व्हाई डोंट यू थिंक। आप सोचने का क्यों बंद कर दिया? दूसरों के सोच को मोल में लेके दूसरे के सोच को नकल करके क्यों जी रहे? तो उनके सोच के बारे में उनके कुछ नमूने हैं। वो कोटेशंस इंग्लिश में है, मैं उनको एक बार पढ़ता हूँ लेकिन उसके बाद फिर आप उसका हिंदी भी समझ लेंगे। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज थॉट इज एन आइडियोलॉजी, aggressive organized thought is an ism, and aggressive organized thought which seems to conquer power is। इतने साइंस और टेक्नोलॉजी सब एडवांस होने के बाद हम ये सोच सकते हैं क्या दादा ने जो कहा, हम स्वयं सोच के ह्यूमन डिग्निटी को मजबूत करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? क्रिएट ए रेवोल्यूशनरी माइंड विद इन आवरसेल्फ। एक क्रांतिकारी मन और दिमाग अगर हम अपना नहीं बनाएंगे, दादा को मनाने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए इस सभा में बैठे हुए लोगों को कम से कम ये सोचना है कि दादा इज चैलेंजिंग ईच वन ऑफ अस। वो हमको चैलेंज कर रहे हैं कि कैन यू हैव योर ओन थिंकिंग, कैन यू बी रेवोल्यूशनरी इन योर बिहेवियर। अपने व्यवहार में रेवोल्यूशनरी हो सकता है क्या? क्रांतिकारी हो सकता है क्या? अपने सोच को बढ़ा सकते हैं क्या? ऐसे में कह रहे। तो मैंने सोचा कि आज दादा को याद करते करते दादा के बारे में तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन दादा आज होते तो क्या बोलते, ऐसा सोचा मैंने कल बैठ के। तो मुझे लगा कि आज दुनिया के सामने जो खास समस्याएं हैं उस पर जरूर दादा बोलते। तो एक समस्या क्लाइमेट का है कि क्लाइमेट क्राइसिस कहते थे हम उनको पहले, लेकिन अब तो क्लाइमेट क्राइसिस नहीं कर रहे, क्लाइमेट इमरजेंसी कर रहे। इमरजेंसी वार्ड में है पूरी दुनिया। और विदेश में जब जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि बड़े बड़े बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है 10 years to go, 10 साल बाकी है। अगर अभी जाग जाओ तो प्लैनेट को बचा सकते हैं, नहीं तो 10 साल में मरने की तैयारी करो, पानी के अंदर जाने की तैयारी करो। सुनने में लगता है कि मजाक हो रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार प्रकृति रिएक्ट कर रहे हैं हम सब लोग जानते हैं कि ये मजाक नहीं है, दिस इज़ रियलिटी। तो उसको लेके क्या कर रहे हैं हम लोग, दुनिया को बचाने के लिए हमारी तैयारी क्या है? एक तो शायद दादा हमसे ये पूछते हैं, क्योंकि मैं यूरोप में इस बार देखा कि एक नया बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया है, उसका नाम है फ्राइडे फॉर फ्यूचर। सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे